मैं श्रीमती नम्रता सालुंके रामटेके बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए और सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए आज मैं आपके सामने प्रबुद्ध भारत इस विषय पे बात करना चाहती हूँ। तो क्या है प्रबुद्ध भारत? प्रबुद्ध भारत की यह व्याख्या है कि भगवान बुद्ध के शिक्षा अनुसार, भगवान बुद्ध के टीचिंग के अनुसार चलने वाला भारत। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के विचारों पे चलने वाला प्रबुद्ध भारत, यह हेडिंग बाबा साहब ने लिया। लेकिन ये क्यों लिया? अभी तक तो बाबा साहब खुद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली हुई थी, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर, उनके जीवन पर भगवान बुद्ध के विचारों का बहुत ही बड़ा प्रभाव हमें देखने के मिलता है। लेकिन मेरे दृष्टि से भगवान बुद्ध यह एक ऐसे क्रांतिकारक है जो खुद क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, फिर भी उन्होंने धम्म उपदेश किया। यह उस समय में एक बहुत बड़ा अपराध था। धम्म उपदेश करना केवल सिर्फ ये ब्राह्मणों तक ही सीमित था, लेकिन इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को उन्होंने रोका और खुद उन्होंने बड़ी मेहनत से जो धम्म प्राप्त किया था वो धम्म सभी को बांटा, सब पे अनुकंपा की। तो ऐसे बुद्ध जो स्वयं एक क्रांतिकारक थे। फिर ऐसी स्त्री, जिस स्त्री को उस समय में अध्ययन करने का, पढ़ाई करने का, कोई वेदों को उच्चारण करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, ऐसी स्त्रियों को, महिलाओं को भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में उन्हें भिक्षुणी होने का बहुमान दिया। और यह भिक्षुणी अब धम्म उपदेश करने लगी और सभी जनता उनको नमन भी करने लगी। हर जात का, हर वर्ग का व्यक्ति संघ में शामिल हुआ। एक समान बैठकर सभी लोग, फिर वो राजा हो या फिर उसके सैनिक हो, सभी लोग एक साथ होकर धम्म उपदेश श्रवण किया करते थे। भगवान बुद्ध का विचारों का, धम्म का बाबा साहब पर बहुत बड़ा पगड़ा था। अगर हमने इतिहास में देखा तो भगवान बुद्ध के समय के बाद तक्षशिला विद्यापीठ और नालंदा विद्यापीठ ये भारत का बहुत ही बड़ा विश्व विद्यापीठ था। फिर आता है तक्षशिला विद्यापीठ जो आज पाकिस्तान में स्थित है और नालंदा आज बिहार में स्थित है। तो यहाँ तक्षशिला में भी संपूर्ण विश्व के छात्र हमारे भारत की ओर आकर्षित होकर ये नालंदा और तक्षशिला यह शिक्षा के केंद्र बने हुए थे। और यहाँ हमारे बौद्ध भिक्षु विविध कलाएं, भाषाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और सारे आध्यात्मिक ज्ञान हो, फिर वह आयुर्वेदिक ज्ञान हो, उस समय का तत्कालीन जो भी श्रेष्ठ ज्ञान था, हमारे भिक्षु वहाँ एक टीचर के रूप में वहाँ सिखाने का काम करते थे। तो इतिहास में हमें ये दो बड़ी यूनिवर्सिटी है जो भारत को एक शिक्षा का केंद्र हमें दिखाती है। तो बाबा साहब ने खुद अकेले ने इतने सभी कष्ट उठाते हुए उन्होंने भी सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज की उन्होंने स्थापना की। तथागत की शिक्षा क्या है? तो सबसे पहले हम सभी कॉमन लोगों के लिए आता है पंचशील। तो हम जानते हैं पंचशील माने क्या है। तो हमें चोरी, व्यभिचार, हिंसा, झूठ बोलना, चुगली करना या फिर मादक पदार्थ सेवन हमें नहीं करना है। इन 5 चीजों को हमें खुद से नहीं करना है और किसी और को भी हमें प्रेरित नहीं करना है। अगर पूरे विश्व में कोई भी हिंसा करता है तो वह दंड के पात्र है। कोई भी व्यभिचार करता है, चोरी करता है, सत्य को छिपाता है, झूठ बोल के अपराध करता है या फिर मादक पदार्थ सेवन करके कुछ अपराध करता है, तो यह सभी शील तोड़ने वाले व्यक्ति को पूरे विश्व में लॉ के अनुसार इन्हें दंड दिया जाता है। ये सभी दंड के पात्र होते हैं। तो हमारे बुद्ध की शिक्षा में सबसे पहले आता है पंचशील। अगर यह हम अच्छे से पालन किए तो हम एक अच्छे छात्र, एक अच्छा नागरिक हम बन सकते हैं और हमारे देश के विकास में हम सहभागी हो सकते हैं। तो यह पंचशील, और जो इंसान पंचशील का अच्छे से पालन करता है, निसर्ग खुद उसका रक्षण करता है। तो ये हो गया पंचशील। लेकिन इसके आगे भी बहुत बड़ी बातें भगवान बुद्ध ने कही है। आप यह चित्र में देख सकते हैं। पंचशील के बाद आता है अठशील क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है, अट्ठांगिक मार्ग क्या है, 10 पारमिता क्या है। यह बहुत गंभीर तत्व ज्ञान इसमें छुपा हुआ है। तो ये हमें समझना है।
तो इतनी सारी गंभीर बातें बुद्ध ने बताई हुई है, फिर भी बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी? अगर हमने ये सोचा तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि उस समय हमारा जो तत्कालीन समाज था, उस समाज में देव देवी या फिर बहुत सारे थोटान चमत्कार में हमारे सभी लोग फंसे हुए थे। उन्हें उस बुरी आदतों से बाहर निकालने के लिए, उनके दिमाग से सारा कचरा दूर करने के लिए, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करने के लिए हमें बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं दी। ऐसे समझे कि वह हमारी पहली स्टेप थी, लेकिन आगे हमें आगे बढ़ना है और इन सभी चीजों को हमें जानना है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है और 10 पारमिता क्या है। इन सभी चीजों को हमें समझना है। तो आगे हम देखते हैं कि फिर ये होगी बुद्ध की शिक्षा। फिर बाबा साहब को हमने अगर देखा कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उन्होंने आज तो हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि हमारे राष्ट्रध्वज पे अशोक चक्र है। हमारे भारत की राज मुद्रा क्या है? तो वह 4 सिंहों वाला अशोक स्तंभ है। तो अगर हमने देखा, आज ये बड़ी कॉमन बातें हैं हमारे लिए, परंतु उस समय बड़ी अभ्यास पूर्वक बाबा साहब ने इन समितियों के गठन में यह सिद्ध कर दिया कि अशोक चक्र की महानता क्या थी। अशोक चक्र ने किस प्रकार सभी प्रजाओं को अपने बेटों की तरह, अपने पुत्र की तरह पालन किया और संपूर्ण विश्व में शांति फैलाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश इन्होंने की। और तब जाके बाबा साहब ने हमारे राष्ट्रध्वज में, तिरंगा में अशोक चक्र का स्थान दिलाया, अशोक स्तंभ को हमारा राज मुद्रा में स्थान दिलाया, क्योंकि यह अखंड भारत पे शासन करने वाला एकमेव सम्राट, हमें चक्रवर्ती सम्राट हमें यह दिखाई देता है। तो बाबा साहब ने, क्योंकि संपूर्ण भारत भूल चुका था कि सम्राट अशोक कौन है, सम्राट अशोक का क्या कार्य है, और इसलिए बाबा साहब ने इनका परिचय हमें वापस करवाया। लेकिन ये बातें सिर्फ ऊपर की है। अगर हमें ठीक से देखा जाए तो ये अशोक चक्र का बहुत ही गंभीर अर्थ निकलता है। इन जो भी भगवान बुद्ध के आने के बाद संपूर्ण विश्व में या हमारे भारत में जब जम्बूद्वीप उसे कहा जाता था, शांति आ गई और जो युद्ध करने वाले राजा थे वो भी युद्ध करने से रुक गए। उन्होंने शांति से राज्य करने के लिए अपने प्रजा को भी धम्म पालन करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो इसे सम्राट अशोक के बारे में, और जो हमारे बौद्ध लेणी है उस पे जो भी छोटे छोटे सिंबल्स है, इनका गहरा अर्थ है जो हमें समझना हमारे लिए जरूरी है। सम्राट अशोक की उस कालीन भाषा को हमें जानना जरूरी है। तो बाबा साहब ने इन चीजों का हमें परिचय तो करवा दिया, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें आगे बढ़ के उनको समझना होगा। तो ये हो गया प्रबुद्ध भारत। तो प्रबुद्ध भारत बुद्ध के समय में भी था, बुद्ध के बाद में भी बहुत 200-300 साल तक यह जीवित भी रहा। फिर लेकिन उसके बाद में परिस्थितियां बदलती गई। लेकिन आज बाबा साहब ने हमें उनसे फिर से परिचित कराया। उन्होंने खुद बौद्ध साहित्य लिखा भी है, पाली साहित्य भी लिखा है, तो हमें जरूरत है उन्हें। आज हम ऐसे स्थिति में, ऐसे वातावरण में हमारा जन्म हुआ है कि आज इंटरनेट है, बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए तो हमें इसका उपयोग करके हमारा संगठन और अच्छा बढ़ाना चाहिए। तो सही प्रबुद्ध भारत वही होगा कि जो हम शील का पालन करें, हम अच्छा व्यक्ति बने, शीलवान बने, ध्यान की ओर बढ़े। यही सचमुच प्रबुद्ध भारत होगा। हम सिर्फ पंचशील में ही अटके पड़े हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। 10 पारमिताओं को आंखों के सामने रखकर हमें सत्कर्म करने चाहिए, ताकि हम इन पारमिताओं को धीरे धीरे पूर्ण कर सकें। तभी हम अच्छे व्यक्ति होके धर्म का अच्छे से पालन करके हम प्रबुद्ध भारत बना सकेंगे। तो सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं, तो संगठित होके धर्म को हमें सबको देना है। तो इसीलिए अंत में यही कहना चाहूंगी कि
बुद्ध की जो गाथा है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपणं एतम बुद्धान शासनम। हर प्रकार के पाप कर्मों से अलिप्त रहकर अपने चित्तों को कुशल कर्म में लगाना, कुशल कर्मों का संचय करना, यही बुद्ध का शासन है। और आज हम विदेश में रहकर यहाँ जयंती का उत्सव इतना सुंदर प्रकार से हम मना पा रहे हैं, तो ये भी स्वतंत्र हमें मिला है। इसका सारा श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। तो जो एक आदर्श लेखक थे, आदर्श समाज सुधारक थे, अर्थतज्ञ थे, ऐसे बाबा साहब जो एक आदर्श उत्कृष्ट पत्रकार और एक प्राध्यापक, संविधानकर्ता, इन असंख्य भूमिकाएं उन्होंने संपूर्ण आजीवन में निभाई। तो ऐसे बाबा साहब को मैं शत शत नमन करते हुए आपसे विराम लेती हूँ। धन्यवाद।